हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? याद है बेटे, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक चॉइस चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी चल रही थी। टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी के अंदर हम कहां तक पहुंच चुके थे, मैं उसकी डिस्कशन कर लूं। टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी में ग्रोथ की टाइप कर रहा हूं मैं। एक्सटर्नल कर रहे हैं हम इस वक्त, एक्सटर्नल ग्रोथ कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल ग्रोथ में मैंने आपसे बताया था दो तरीके हैं। नंबर एक मर्जर एंड एक्विजिशन और नंबर टू अलायंस। मर्जर और एक्विजिशन में हम टाइप की बात कर रहे थे, जिसमें हमने किया था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट। हाँ, ये समझाना था। मुझे बताओ एक्सटर्नल में हमने क्या क्या बातें लिखी थी। अगर एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए लिखना आ जाए तो हमने एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या क्या बातें लिखी थी। मैंने कहा था हम इंटरनली ग्रो करने की जगह पर एक्सटर्नली ग्रो करते हैं अदर फर्मों के साथ अलायंस करके। इसे एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यह दो तरह से होता है, मर्जर और एक्विजिशन और अलायंस। हमने ये वाली डिस्कशन की थी पहले कल, ये यहां तक। फिर आ गया था मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे। बात आ गई थी मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे। तो आप बताएं मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे। ये भी लिखवा दिया था मैंने। क्या लिखेंगे मर्जर और एक्विजिशन में, जल्दी बताएं। नंबर एक, ये मर्जर ग्रोथ का इंस्टेंट मेथड है। पहली बात तो यही थी। दूसरी बात, इससे ये अट्रैक्टिव और टेम्पटिव मेथड है। पहली बात तो ये थी कि ये इंस्टेंट मेथड है। दूसरी बात हुई थी अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग मेथड है, जिसमें सेव होता है टाइम, रिस्क और स्किल, जो कि आप इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सर्चिंग करने में, उनके लिए बेस बिल्डअप करने में लगाते हैं। कंसीडर करते हमें जब भी मर्जर और एक्विजिशन के प्रपोजल्स होते हैं वो सिस्टमैटिक मैनर से कंसीडर करने चाहिए, ताकि जो मैरिज हो रही है वो म्यूचुअल बेनिफिट, हैप्पी और लास्टिंग अफेयर्स तक हो। तीन बातें हो गई थी ये। चौथी बात क्या थी, मर्जर का मीनिंग। तो मैंने कहा था सिंपल वर्ड्स में तो मर्जर और एक्विजिशन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स, पर एक थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों की टर्म्स में, लेकिन उनके इंपैक्ट बहुत ज्यादा हैं, जो कि इंपैक्ट बिल्कुल अलग अलग है। तो मैंने कहा था मर्जर का मतलब होता है दो फर्मों का मिल जाना और एक मिलकर नई फर्म को बना डालना। इनकी जो भी डील होती है वो फ्रेंडली होती है और ये अपने प्रॉफिट्स को, न्यूली फर्म के जितने भी प्रॉफिट होते हैं सभी शेयर करते हैं। मैंने कहा था इससे इंक्रीज होती है इनकी स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल गेन। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल एक्वायर कर लेता है या फिर कंट्रोल करता है उसके ऑपरेशंस पर, तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन में आज सुबह से तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक वीकर को टेक ओवर कर लेता है और इससे हेल्प मिलती है। ये नॉर्मली कब होता है, जब रिसेशन होता है, जब डिक्लाइन इन प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। और मैं कह रहा था स्ट्रॉन्ग वन वीकर वन को टेक ओवर करता है और जो नाम होता है वो स्ट्रॉन्गर वन पावरफुल एंटिटी होता है। यहां पर जितने भी डील होती है सब अनफ्रेंडली मैनर में होती हैं, मोर और लेस फोर्स एसोसिएट होता है। पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर कर लेती है वीकर की पोजीशन को और फोर्स टू सेल करती है आपसे। और फिर हमने बातें कर तो ली थी टाइप ऑफ मर्जर की, लेकिन लिखी नहीं थी। तो पहले तो मुझे टाइप ऑफ मर्जर की बातों को याद दिलाना है। आपको याद था वर्टिकल में हमने क्या किया था, जल्दी बताओ। वर्टिकल में पॉइंट क्या क्या लिखोगे। एक तो सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए और डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेवल पर होनी चाहिए। दूसरी बात, इंक्रीज साइनर्जिक, तालमेल बढ़ता है, साइनर्जिक। इसके बाद अगर आप सप्लायर को एक्वायर करेंगे तो बैकवर्ड, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्वायर करेंगे तो फॉरवर्ड। इससे फाइनेंशियल इकोनॉमी में बेनिफिट आते हैं। हम दूसरों की सप्लाई रोक देते हैं और दूसरों को महंगा सामान बेचते हैं। यहां तक बातें हुई थी। इसके बाद मैंने कहा था अगर आप हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे, सेम इंडस्ट्री
कि जो फर्में होती है वो मर्ज होती हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन में होती हैं। इससे क्या होगा, एक तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्केल ऑफ प्रोसेस बढ़ेगा, इकोनॉमी आएगी उसके अंदर। दूसरा, डुप्लीकेसी कम होगी, फंक्शन कम होंगे, वर्किंग कैपिटल कम होगी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कम होगी, कंपटीशन कम होगा। इसके बाद हमने डिस्कशन कर ली थी कि कोजेनरिक में फर्म मर्ज करती है उन फर्मों को जो अपने से रिलेटेड होती हैं, वो किसी तरह से भी रिलेटेड होती हैं। ऐसी दो फर्में एसोसिएट होती है जो अपने से रिलेटेड होती है, वो प्रोसेस में, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में कहीं भी कनेक्टेड होती हैं। इससे कॉमन रिसोर्सेज का डिवर्सिफिकेशन हो जाता है, उसका बेनिफिट आ जाता है और प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड हो जाती है। अब मैंने इसके बाद कॉन्ग्लोमरेट में कुछ नहीं लिखवाया था, आपको इसका मीनिंग तो वैसे पता है। ऐसी फर्मों का मर्ज होना जो आपस में बिल्कुल रिलेट नहीं करती। मुझे बताएं क्या कहूं, वो दो फर्में जुड़ती हैं जो आपस में अनरिलेटेड होती हैं। पहली बात तो वो फर्में जुड़ती हैं जो अनरिलेटेड है, जिनमें कोई भी लिंक नहीं है। जो लिंक हो गया फिर तो कौन सा हो जाएगा, कोजेनरिक। उनमें कोई भी लिंक नहीं है, कोई कस्टमर ग्रुप, कोई कस्टमर फंक्शन, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज में, मार्केटिंग, किसी भी चीज में कोई आपस के अंदर लिंकेज नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना कोई प्रोडक्शन, ना ही कोई रिसर्च, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई मार्केट, कोई लिंक नहीं है। जो पुराने कस्टमर है भाई वही कस्टमर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वही कस्टमर मैं करूं, वो लिंकेज यहां पर है इसमें कोजेनरिक में, लेकिन यहां तो कोई कस्टमर फंक्शन, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी लिंकेज नहीं है, कोई फंक्शन का लिंकेज नहीं है। फंक्शन मतलब कोई प्रोडक्शन, कोई मार्केटिंग, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रिसर्च डेवलपमेंट, यहां कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? यहां पर ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग का मतलब समझाता हूं। मान लो मेरी एक फर्म है जो कार बनाती है और मैंने दूसरी फर्म एक्वायर की जो कुछ भी लोहे की चीज मशीनें बनाती है। अब इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, मशीन कुछ और चीज है, कार कुछ और चीज है। कार के जो लोहा होता है उसको सीधा करने के लिए मेरे पास एक मशीन है यहां पर, ऐसी एक मशीन मेरे पास लोहा सीधा करने के लिए भी है। ऐसा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट मेरे, कुछ चीजें ऐसी हो जाए जो ओवरलैपिंग हो जाए, मेरे पास दो हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, कोई डाउट है? बस यही बातें मुझे लिखवानी है। तो मुझे पता है भी आपको पूरी याद तो नहीं हुई, याद तो ये लिखवाने के बाद ही होंगी। आप मुझे बताओ टाइप ऑफ मर्जर में, पहले मैं वर्टिकल लिखवाना चाहूंगा। वर्टिकल के अंदर आपको कौन कौन सी बातें ऐसी लगती हैं जो मुझे लिखनी चाहिए? वर्टिकल के अंदर सबसे पहले लिखे थ्योरी में टाइप ऑफ मर्जर, टाइप्स ऑफ मर्जर, मर्जर के तरीके। नंबर ए वर्टिकल। और आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो अभी आपको थोड़ा समझ में आया, अब वो याद करो कि क्या पहली लाइन सर ने बोली थी, वही लाइन तो लिखनी है। मैं क्या बोली थी मैंने पहले? सेम इंडस्ट्री होगी और डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होगा। अगर माइंड में रखो वही पेन वाला एग्जांपल, सेम इंडस्ट्री होगी और डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो लिखे वर्टिकल मर्जर, इट इज ए मर्जर। दो फर्में तो मिलनी है ना। इट ए मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दो फर्मों का मिलन करना है आपको, दो फर्मों को मिलाना है। दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री। दैट आर, समझ में आ गया ना? दैट आर ऑपरेटिंग, पेन बनाने वाली इंडस्ट्री में ही है सब, इन द सेम इंडस्ट्री
जो जो बच्चा नोट्स शॉर्टकट में नहीं बनाएगा उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। It is a merger of two organizations that are operating in the same industry but different stage of production। मेरी बात समझ में आ गई? आप सेम इंडस्ट्री में तो हैं पर प्रोडक्शन का जो स्टेजेस है वो आपकी कुछ अलग है। मुझे बताएं बेटे दूसरी लाइन क्या थी, जल्दी बोलो। दोनों आपकी फर्म जो मर्जी होंगी फर्म में उनमें क्या बढ़ेगा? तालमेल, कोऑर्डिनेशन को काम करेंगे दोनों। तो आओ दूसरी लाइन यही लिखते हैं। This often leads to increase synergic SYNERGIES synergies with the merging firm, आपको समझ में आ गई बात? ऑपरेटिंग सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज सिनर्जिक मर्जिंग फर्म। मर्जिंग फर्म के अंदर तालमेल बढ़ता है। अब बताओ तीसरी लाइन मैंने क्या बताई थी? अगर सप्लायर की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड। तो आ जाए अब ये लिखेंगे, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन takes over its supplier और प्रोड्यूसर। आप अपने सप्लायर या प्रोड्यूसर को एक्वायर करते हैं ऑफ रॉ मटेरियल then it leads to backward integration, then it's lead to backward integration, मेरी बात समझ में आ गई? और दूसरी तरफ अब मैं क्या लिखूंगा? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड लिखिए, ऑन द अदर हैंड forward integration happen when an organization decide to take over its buyer organization or distribution channel,
its decide to take over its बायर, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देखो मैंने क्या क्या बातें लिख दी वर्टिकल में, से ऑपरेटिंग सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज सिनर्जिक मर्जिंग फर्म के बीच में, टेक ओवर सप्लायर प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, डिसाइड टू टेक ओवर बायर ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसके बाद देखना क्या लिखवाऊंगा, इसके बेनिफिट्स की तरफ आ जाऊंगा। क्या क्या एडवांटेज आते हैं? एक तो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी, दूसरा सप्लायर की सप्लाई रोक दूंगा और रेट महंगे कर दूंगा, या फिर आओ इसी बात को लिखते हैं। वर्टिकल मर्जर result in many operating and financial economics, operating and financial economics, operating and financial economics नहीं, MIES इकोनॉमिक्स, सस्ता, ठीक है। रिजल्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स मतलब सस्ता सामान हो जाता है हमारे पास, रिजल्ट हो जाता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, सस्ता हो जाता है सब कुछ। अब इसके बाद मैंने क्या लिखवाया था, इसमें हम एडवांटेज क्रिएट करेंगे अपने सप्लायर के प्रति। लिखिए वर्टिकली मर्जर हेल्प टू क्रिएट, वर्टिकली मर्जर help to create an advantage yes position। आपकी एक एडवांटेज पोजीशन बना देती है। कैसी पोजीशन? आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर एडवांटेज पोजीशन में? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ इनपुट टू अदर प्लेयर्स by restricting the supply of input to other players or by providing the input at a higher cost, at a higher cost। क्लियर होगी बच्चों आपको बात? आप एक एडवांटेज पोजीशन में आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग कर देंगे सप्लाई ऑफ इनपुट टू अदर प्लेयर्स और प्रोवाइड करेंगे एट हायर कॉस्ट। किस किस को मेरी ये बात समझ पूरी आ गई बच्चों? किसी को भी डाउट हो तो बता सकता है मुझे। मैंने वर्टिकल मर्जर पूरा लिखवा दिया। वर्टिकल मर्जर में मुझे यही बातें लिखनी है, सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज सिनर्जिक्स बिटवीन मर्जिंग फर्म्स, टेक ओवर सप्लाई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर डिसाइड टू टेक ओवर बाय ऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इससे रिजल्ट में अंदर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस इकोनोमाइज होगा और क्रिएट एडवांटेजेस पोजीशन, रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई टू अदर सप्लायर्स एंड हायर प्रोवाइडेड देम टू हायर कॉस्ट। क्लियर? अब मेरी बात समझो। अब देखो ये आपका याद कैसे रहेगी,
अगर आपका पूरा ध्यान यहां होगा। मुझे पता है इतना अच्छा नहीं लगता इसको पढ़ना, लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान यहां होगा। अच्छा सर ने कहा था इसके बाद क्या बात होगी। देखो एक बात बताओ यार, पास तो हमने होना ही है ना, कुछ भी हो, जैसा भी सब्जेक्ट हो। अब उसके अंदर मेरा फोकस ज्यादा चाहिए कि अच्छा सर ने कौन कौन सी बातें बताई थी, बार बार उसको रिवाइज करना, 4 बार उसको बोलना। अब मैं कर क्या रहा हूं यार, यही काम तो कर रहा हूं, 4 बार बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर रफ में लिख के दिखा रहा हूं, फिर फेयर में लिख रहा हूं, फिर बुलवा रहा हूं। और आप क्या कर रहे हो उसमें, एक बार भी नहीं काम कर रहे, जबकि 4 बार आपको करना चाहिए था, मुझे एक बार लिखवा के हट जाना चाहिए था। मैं 4 बार करवा रहा हूं, कम से कम 8 बार आपको रिवाइज करना होगा, तब जाके याद रहेगा। मैंने आपको कहा आप अब एक छोटा सा काम करें, शॉर्ट समरी बनाए, मुझे शॉर्ट समरी बनवाने में मजबूर ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ की बनी हुई शॉर्ट समरी अलग होगी और वो उसके हाथ की बनी हुई समरी से ही पढ़ सकता है जिंदगी भर, किसी और के हाथ की समरी से नहीं पढ़ सकता। मैं चाहता था ये शॉर्टकट लिखवा के बाद खत्म करता, लेकिन मुझे पता है जब तक आपके हाथ से समरी नहीं बनेगी कुछ नहीं होने वाला। अब तो इतनी बातों समझ में आ रही है कि ओरिजेंटल क्या है, बुक बॉर्नर लिप्टन भी साथ वाले कॉम्पिटिटर को करना। लिखूं क्या इसके अंदर, तो मैंने लिखने के लिए वो क्या कहा, सेम इंडस्ट्री में होंगे, वो फर्में मर्ज होंगी और डायरेक्ट कंपटीशन में होंगी वो फर्में। फिर इसके बेनिफिट लिखेंगे, इकोनॉमी इन स्केल ऑफ प्रोसेस आएगा और डुप्लीकेसी कम होगी, फंक्शन कम होंगे, वर्किंग कैपिटल कम होगी, इन्वेस्टमेंट इन करेंट फिक्स। अब ये बात देखो मैं बोल रहा हूं, बोलनी आपने है। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक वो होता है ना जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए भी आपको बोलना है, एप्पल भी आपको बोलना है। क्लास में मैडम कहती है ए फॉर, बच्चे कहते हैं एप्पल, एप्पल याद है, ए याद नहीं है, सारा आपको बोलना है। अब वो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूं कम होगी, डुप्लीकेसी कम होगी, ये मैं बोल रहा हूं, जो ये बोलना आपको है। ये आपको लगता है मेरे को बस देखने से और सुनने से ही समझ में आ गया। मैंने आपको बताया ना कन्वर्सेशन के तरीके हैं, आपका बोलना भी इस वक्त कन्वर्सेशन है का पार्ट है। आपका चुप रहना मतलब आपको समझना आना है। जल्दी बोलो क्या क्या कम होगा, डुप्लीकेसी ऑफ इंस्टॉलेशन कम होगी, फंक्शन कम होंगे, वर्किंग कैपिटल कम होगी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स कम होगी, कंपटीशन खत्म होगा। मुझे ये बातें लिखनी है, तो अब मुझे ये बातें याद आनी चाहिए। पहली बात सेम इंडस्ट्री होगी और डायरेक्ट कंपटीशन। आ जाओ हॉरिजॉन्टल बी पार्ट, हॉरिजॉन्टल मर्जर। horizontal merger is a combination of firms engaged in the same industry engaged in the same industry। बात तो वही आ गई ना, सेम इंडस्ट्री में होनी चाहिए। एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। और क्या बताया था, इट इज मर्ज विद ए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। क्या ओहो, क्या करूं, एक तो याद करने पे याद करवाऊं, कहां फोकस करूं। सेम इंडस्ट्री, इट इज, तो बता दे करो मुझे साथ साथ, मेरा ना मेन फोकस रहता है अब याद कैसे करा दूं, फिर भूल जाता हूं क्या करा रहा हूं। इट इज ए मर्जर, इट इज ए मर्जर विद ए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मर्जर है। ठीक है, इस मर्जर से क्या क्या होगा, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या क्या अचीव होंगे, जल्दी बताना। इकोनॉमी इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और डुप्लीकेसी कम होगी, शील्डिंग ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ इंस्टॉलेशन, फंक्शन, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, और कंपटीशन खत्म होगा। बस आओ लिखें, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, द प्रिंसिपल
objective behind this type of merger, is to achieve economy. ऑब्जेक्टिव कोई मुझे लगता है वो उसमें लिखना चाहिए था रेड में, अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब सस्ता करना, सीधी सी बात है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मैं ऑब्जेक्टिव कर दूं क्या, जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर जल्दी समझ में आएगा। ऐसे अचीव इकोनॉमी ऑफ द प्रोडक्शन स्केल समझ नहीं आ रहा हो कभी। मैं कर लेता हूं, आप मत करो, मैं तो कर लूँ। आप मन की आंखों से तो देख लो कि मन की आंखों से कुछ दिन नजर आएगा, फिर बंद हो जाएगा देखना। ये सब्जेक्ट ना वो नहीं है कि मन की आंखों से देखो, ये सब्जेक्ट है इन्हीं आंखों से देखो। ऑब्जेक्टिव अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फंक्शन। आप मेरी बात समझें, प्रोडक्शन प्रोसेस और फंक्शन सब सस्ते हो जाएं और क्या चीज घट जाए, जल्दी बोलो, डिक्रीज इन, नहीं वो प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फंक्शन नहीं आना चाहिए ना। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए। और क्या कम होंगी, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट, getting rid of competition and so on। आपके कंपटीशन में कमी हो, कंपटीशन खत्म हो। इसमें एग्जाम्पल भी लिख ही दो फिर। हाँ डुप्लीकेसी रहेगी, रुक जो तुम। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ ब्रुक बॉन्ड लिप्टन लिप्टन इंडिया लिमिटेड थ्रू द मर्जर ऑफ लिप्टन इंडिया एंड ब्रुक बॉन्ड। एक तो ना एग्जाम्पल भी ऐसे गंदी लैंग्वेज में देते हैं ना, ये सीधा क्या कि लिप्टन एंड ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड मर्ज एंड ए न्यू फर्म, ये बन गई। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड थ्रू द मर्जर ऑफ, जार मुझे घुमा घुमा के तो एग्जाम्पल लिखते हैं ये। चलो बच्चों, अब जल्दी से आपने नोट कर लिया क्या? आपने को जनरेट करना है, जल्दी से आप लोग देखें कि हम टाइप ऑफ मर्जर शुरू किया हुआ है और टाइप ऑफ मर्जर में हमने किया वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या, जल्दी बोलो? सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर। इससे क्या होगा? इंक्रीज साइनर्जिक। उसके बाद अगर हम सप्लायर को टेक ओवर करेंगे रॉ मटेरियल के तो बैकवर्ड, और अगर हम डिसाइड करेंगे बायर को या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेने के लिए तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। इससे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमाइज आएगा। उसके बाद क्रिएट एन एडवांटेज पोजीशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई ऑफ इनपुट
टू अदर प्लेयर्स और हायर कॉस्ट पर देख सकते हैं उसे। हॉरिजॉन्टल में क्या किया, दो फर्में सेम इंडस्ट्री वाली जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी वो मर्ज होती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग इन द वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेटिंग राइड ऑफ कंपटीशन एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल लिखा। अब मुझे बताएं आप लोग, अब मुझे कोजेनरिक में क्या लिखना चाहिए जल्दी। इसमें क्या होगा, हम ऐसी फर्मों को एसोसिएट करेंगे जो आपस में रिलेट करती होंगी, चाहे वो प्रोडक्शन में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे टेक्नोलॉजी में। इससे कॉमन रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और प्रोडक्शन लाइन एक्सपेंड हो जाएगी। बस मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी था, कैलिविनेटर और वो गैस चूल्हे वाला कौन था, पिजन। मुश्किल है, आप पिजन ही करो, छोड़ो ना। लिखो क्या नाम था उसका, सी, कोजेनरिक मर्जर। सर कितने दिन का चैप्टर रह गया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोजेनरिक मर्जर लिखें। मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आपने ये नहीं करना नया चैप्टर शुरू कर लो एसएम का ना, इसी को 4 बार करना है, लिख के देखना है, उसके बाद नया शुरू करना है। अदरवाइज ये 2 मिक्स हो जाएंगे, फिर कोई भी नहीं याद रहेगा। बीच में दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, 2-3 दिन उसी सब्जेक्ट को करते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, फिर दूसरा चैप्टर उठाना है। इन कोजेनरिक मर्जर में 2 or more merging firm, merging organizations are 2 या 2 से ज्यादा फर्में ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होते हैं जो क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट मतलब समझ में आ रही है ना आपको बात, एसोसिएटेड इन सेम वे, एसोसिएटेड इन सेम वे और एसोसिएटेड इन सेम वे और कोजेनरिक मर्जर में दोनों फर्में मर्ज होती हैं। कोजेनरिक मर्जर में 2 या 2 से ज्यादा फर्में मर्ज होती हैं जो एसोसिएट होती हैं किसी ना किसी तरह से, या फिर रिलेटेड होती हैं। या तो एसोसिएट होती है किसी तरह से, भाई जैसे किचन का सामान देना था तो एसोसिएट किचन में थी, बाकी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं जुड़ रहा पर एसोसिएट है आपस में, या फिर उनका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस जुड़ रहा होता है। और other related to the production process, business market or basic required टेक्नोलॉजीज, वो ऐसे किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई होती हैं। एसोसिएटेड इन द सम वे, वो किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई होती हैं। और टू अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस मार्केट और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, जल्दी बताने से क्या बेनिफिट आ जाते हैं? डिवर्सिफिकेशन आ जाता है, जो कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, यही करवाया था ना, ये रहा, जो कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज होंगे उसका डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा, सभी जने यूज कर पाएंगे उसको। तो आए इस लाइन को लिखे, इट ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज
great opportunities to business, great opportunities to business, to diversify around, to diversify, चल भाई बच्चे प्लीज आप लोग ना ज्यादा बातें कर रहे हैं और डांट खाने के काम कर रहे हैं। टू डिवर्सिफाई अराउंड ए कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज, ए कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कॉमन होते हैं उनको डिवर्सिफाई करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाती है। यहां तक बातें कर ली आपने, इससे आगे तो कुछ करवाया ही नहीं था मैंने इसमें, बस इसके बाद तो मैंने ये कहा था प्रोडक्शन लाइन एक्सपेंड हो जाती है, और बस यही बात छोड़ो, प्रोडक्शन लाइन को छोड़ आगे लिखते हैं। अब चलो लिखवा देता एग्जांपल भी सीधे। हैं कौन सी दुनिया में जी रहे हो? एक बच्चा कह रहा है चैप्टर कितना रह गया, बेटे भी तो सांस भी नहीं आने देगा ये। एग्जाम्पल 50% भी नहीं हुआ। एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन इन द रेफ्रिजरेटर, ये छोड़ो यार इसको भी। वैसे रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल मेरा दिल था, रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल लिखने का। ये ऐसे लिखते चलो एग्जांपल, अब लिखवाना सच एज रेफ्रिजरेटर कैन diversify by merging with another organization having business in kitchen appliance, business in kitchen appliance। अब जल्दी बताएं इसके बाद हमें क्या बातें करनी थी, जल्दी। कॉन्ग्लोमेरेट, इसमें क्या बताना था मुझे कि जी बिल्कुल भी जुड़ी हुई फर्में नहीं है, दोनों अनरिलेटेड है, ना तो कोई लिंकेज है ना ही कोई इनके फंक्शन में लिंकेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कोई लिंकेज नहीं है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर कोई लिंकेज नहीं है और ओवरलैपिंग होती है यहां पर। बस आ जाओ इसके बारे में लिखते हैं। डी पार्ट, मेरिट मर्जर, मेरिट मर्जर और combination of organization that are, मुझे लगा मर्जर है इसलिए मैंने लाल से लिखा, दो कमरे में तो मिलनी है, तीनों में ये लाइन लिखी है। that are unrelated to each other, unrelated टू ईच अदर। दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं
जो बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, जिनमें कोई लिंकेज नहीं होती, ना कोई कस्टमर की, ना कोई फंक्शन, कस्टमर फंक्शन की, ना कोई टेक्नोलॉजी की, लिखें देयर आर नो लिंकेज, देयर आर नो लिंकेज, देयर आर नो लिंकेज there are no linkage with, there are no linkage with, भाई साहब चलो ना, क्यों पीछे पड़ गए हो, दो लिंकेज विद, एक सेकेंड यार, तो बटन दबा रहा है क्या, नो लिंकेज विद there is no linkage with respect to customer group, customer function, ओहो यहां भी गलत लिख दिया कस्टमर, यहां भी गलत लिख दिया, जरा नहीं बताते तुम, नहीं वो टी ओ लिखना था ना, बताते तो नहीं तुम लोग, ध्यान ही तुम्हारा घूमने की तरफ है। ये ना मैं फिर बात कह रहा हूं, ये डांट खाने वाले काम कर रहे हैं मुझसे पीछे वाले बच्चे। यार मैं ना अभी बनाता तुम्हारा सेंटर, रुक जाओ 2 मिनट पीछे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कस्टमर फंक्शन, पता नहीं कंप्यूटर चल नहीं रहा सही। इन रिस्पेक्ट टू customers group, customer function and technology being used, and technology being used technologies, no linkage with respect to customer group, customer function and technologies being used, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कौन कौन से कॉमन फैक्टर बताए थे मैंने आपको, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कोई फैक्टर नहीं है। तो आए इस बात को लिखें, दे प्लीज यार आप प्लीज बातें बंद करें, ऐसा ना मुझे डांटना पड़े, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा यार। देयर आर नो, अब की बार मैं बाहर निकालने वाला हूं, पर नेक्स्ट वर्ड में बाहर जाएगा वो जो की बात करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट वार्निंग है, आप लोग मजाक सोच रहे इस बात को, अब की बार चुपचाप उठ के तो बाहर चले जाना, वरना मुझे बेइज्जती करके बाहर ना निकालना पड़े। अब नोट कर लो, देयर आर नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर no important common factor between the organization इसको पूरे रेड पे लिख देते हैं, between
द organization in product marketing, research and development and technology. कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है। आपको फैक्टर का मतलब समझा करो। फैक्टर का मतलब जो फैक्ट्री के अंदर यूज होते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी। ये फैक्ट लिंकेज का मतलब होता है जो कि जैसे कस्टमर हमारे एक जैसे हो गए, इन सब चीजों के अंदर होती है लिंकेज। अब इन क्या लिखूं, क्या होता है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, ओवरलैपिंग। लिखवाया था ना यहां पर ओवरलैपिंग होती है, लिखे लास्ट लाइन है इसकी। इन प्रैक्टिस however there is some degree of overlap in one or more their factors. Of these factors, one or more of these factors. पता है इस वक्त मुझे क्या जल्दी लगी हुई है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों ने टाइम खराब कर रहे हैं और मुझे कोई लिखवाने की जरूरत है नहीं आपको। However, in practice, there is some degree of overlap in one or more of these factors. जो इसके फैक्टर्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। क्लियर? हम पढ़ चुके आज लगभग सारा टाइप ऑफ मर्जर। इसके बाद तो मेरे पास एक्सटर्नल में रह गया सिर्फ अलायंस। तो आप मेरी बात को समझें, मैं क्या क्या बातें आपको समझा चुका। आज मैंने आपको बताया, यहां से शुरू करते हैं हम इसको, एक्सटर्नल से शुरू करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ से शुरू करते हैं। और मुझे बताना मैंने क्या क्या पॉइंट बनाए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसे बेवकूफ जो घर पे नहीं बनाते, काम करते, उनके लिए थोड़ा सा काम करने के लिए हिंट दे सकूं। ऐसे ही करना होता है। जो आज पड़ा एक्सटर्नल वाला, पुराना अगर चार्ट बनता रहा उसमें एक्सटर्नल वाला और जोड़ देंगे, बस काम चलता चला जाएगा। पर वो इतना भी काम नहीं करते। बताना आज वाला तो याद रहता होगा ना, एक्सटर्नल में क्या क्या पढ़ा था। बताना एक्सटर्नल क्या कहता है, हमने क्या लिखा था, इंटरनल ग्रोथ की बजाय के इंस्टेंट हम क्या करते हैं, अलायंस करते हैं एक्सटर्नल। आप कॉपी खोल ले बेशक से, एक्सटर्नल अब अलायंस करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, मैं ज्यादा भी लिख सकता हूं, कम भी लिख सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको याद कैसे रहता है, हर आदमी का शायद माइंड में बैठने का स्टाइल अलग होता है, इसलिए ये आपको बनाने चाहिए। इसके बाद क्या लिखा था, ये दो तरह से होते हैं, इसकी 2 कैटेगरीज है। नंबर 1 मर्जर एंड एक्विजिशन, दूसरा अलायंस। ये एक्सटर्नल में लिखना है मुझे। एक्सटर्नल में लिखने के बाद मैंने पहले स्टार्ट करूंगा मर्जर एंड एक्विजिशन, और इसके बाद क्या स्टार्ट करूंगा, अलायंस। अब मर्जर एंड अलायंस तो भी लिखवाया ही नहीं है, मर्जर और एक्विजिशन लिखवाया है। जल्दी बताओ मर्जर और एक्विजिशन में क्या क्या बातें लिखनी होंगी मुझे। नंबर 1 ये इंस्टेंट ग्रोथ है,
ये अट्रैक्टिव एंड डायमिनिक टेम्परिंग, क्या टेम्पटिंग ग्रोथ का तरीका है। इसमें टेम्पटिंग ग्रोथ कैसे होती है? हमें वो क्या होता है, वो क्या बोलता है, से वर्ड नहीं था क्या, सरगम, जो भी है सरगम पैदा होता है किस चीज में, रिस्क में, टाइम में, स्किल्स में, ठीक है। जो किस में लगती है, सीकिंग करने के लिए इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और उनके लिए बिल्डिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बेस। और क्या लिखा था इसके अंदर? तीसरी बात यहां पे की थी, जितने भी प्रपोजल है वो सिस्टेमैटिक मैनर में मुझे दे करने चाहिए, इस ताकि क्या हो सके, म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, हैप्पी हो, लास्टिंग अफेयर्स हो। इसके बाद क्या किया था कि मर्जर एक्विजिशन के मीनिंग पे चले गए थे। अब बातों को याद ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोलने का मतलब ही नहीं समझा। वो उस टाइम भी बैठे थे, वो अब भी बैठे हैं, वो बेनिफिशियल नहीं है, वो बेकार में बैठे हैं। वो तो मेरी क्लास लेके खराब कर रहे हैं, ना तो वो उस टाइम बोले ना वो अब बोल रहे। अब बातों को जिसको याद नहीं आ रहा ना, वो अपनी कमी सोच लेना। उसकी कमी ये है कि जब मैं साथ साथ कर रहा था उसने दिमाग चलाया ही नहीं, इसलिए वो वर्ड याद नहीं आ रहा। अदरवाइज इतनी बार में वो वर्ड याद आ जाना चाहिए था। अगर आपको वो वर्ड याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका उस टाइम ध्यान नहीं था, और ये खराब हो चुका। बस अब घर पे कितनी भी कोशिश कर ले, इतने अच्छे से याद नहीं होने वाला। यहां पर आपको एक 60-70% याद हो जाता है, 30-40% मेहनत घर पे रह जाती है। अब वो आप करते ही नहीं तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता ना। अब मैं को जैसे अगली लाइन उसको याद ही नहीं क्या थी। अब क्या करने के लिए बैठा फिर तू? सबका 1 घंटे जो बैठ के सुन रहा था, क्या सुन रहा था तू बैठ के, तो तुझे याद नहीं है ये लाइन। अब वो देखेगा, अच्छा 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 अच्छा, हाँ बे, हाँ मत कर, ये पेपर में हाँ देख के थोड़ा हाँ होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे ना थ्योरी वाले पेपर में ना 80, 85, 90 नंबर आते थे। उससे कारण है ये, वो कल सीधा समझा रहा हूं, ऐसे पढ़ना होता है। पर ना इतनी अकल हमें कहां से आएगी। चलें, और आप मेरे मुकाबले 10% मेहनत नहीं कर रहे इसके अंदर। जल्दी बोलो प्रपोज स्ट्रेटजी के बाद, इसके बाद कहा भी दोनों के मीनिंग बता दोगे। दोनों के मीनिंग में क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था जी कॉम्बिनेशन होता है दोनों फर्म का, और जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसी को मर्जर और एक्विजिशन कहते हैं। पर इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में, पर इसके जो इंपैक्ट है उस इंपैक्ट के अंदर बड़ा ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहां पर मर्जर की डेफिनेशन बतानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा मर्जर में क्या किया था कि कॉम्बिनेशन हो जाता है 2 फर्मों का और एक नई फर्म बन जाती है, दोनों के बीच में फ्रेंडली डील होती है। इसके बाद जो नई फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर करती है पुरानी फर्म, पार्टनर शेयर्स करते हैं। इसके बाद क्या किया था? फाइनेंशियली गेन होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बस इसके बाद एक्विजिशन पे चले गए थे। एक्विजिशन में क्या क्या बताया था मैंने? कहा एक्विजिशन में एक फर्म होती है जो दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, और क्या बताया था? उसके बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। उसके बाद इसमें अनफ्रेंडली टर्म्स होती हैं, एक फाइनेंशियल दूसरे वीकर को ओवरटेक कर लेता है। ऐसा तभी होता है जब रिसेशन इन इकोनॉमी हो या डिक्लाइन इन द प्रॉफिट मार्जिन हो। स्ट्रॉन्ग वन वीकर वन को अक्वायर करता है, और जो नेम होता है वो पावरफुल एंटिटी का होता है। ये एक फोर्स एसोसिएशन होती है, जिसमें ये मोर और लेस एक फोर्स एसोसिएशन होती है, जिसके अंदर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या तो एक्वायर कर लेता है या वीकर को फोर्स करता है कि वो सेल हो जाए। इसके बाद हम चले गए थे टाइप ऑफ मर्जर पे। अब ये यहां पे पॉइंट बनने चाहिए,
तभी तो याद होगा ना, नहीं तो याद ही नहीं होगा। या जब इतने सारे पॉइंट होंगे तब आप वहां पे जाके 60% भी नहीं याद कर पाओगे लिखते टाइम। अगर इसकी 5 रिवीजन कर रखी तो 100% लिखा होगे, नहीं तो 60 भी नहीं लिख पाओगे इसका। और मैं सोच रहा हूं कि सारा का सारा लिखवा दूं, ऐसे कैसे। अब बताओ, टाइप ऑफ मर्जर में फिर मैंने आगे पढ़ा, मैंने कहा जी टाइप ऑफ मर्जर आ गया। अब आ गया टाइप ऑफ मर्जर में सबसे पहले वर्टिकल। अब प्रॉब्लम ये आ गई वर्टिकल में क्या लिखूं, तो क्या लिखा था कि सेम इंडस्ट्री के अंदर सेम डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन हो। दूसरी लाइन क्या लिखी थी, दोबारा बोलो, इंक्रीज साइज। इससे क्या होता है, मतलब तालमेल बढ़ता है। और क्या बताया था, अगर हम अपने सप्लायर को टेक ओवर करते हैं तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद अगर हम अपने वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर बायर को टेक ओवर करते हैं तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद कि इसके अंदर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट होते हैं, सस्ता हो जाता है। दूसरा, आप एक एडवांटेज में चले जाते हैं कि आप सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड कर दें या फिर महंगा कर दें। ओके, इसके बाद आगे थे हम वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे, सेम लेवल ऑफ सेम इंडस्ट्री की दो फर्म मर्ज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्ट कंपटीशन होता है। इससे क्या हो जाता है, इससे इकोनॉमी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अचीविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन प्रोसेस और डिक्रीज इन द डुप्लीकेसी लिखवाई नहीं थी मैंने, ठीक है, इन डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। और वो क्या हो जाता है, वो कंपटीशन में। अब देखो, आपको मेरी तरह याद है, ऐसे याद नहीं हो रहा आपको कि कंपटीशन में ये लाइन थी, गेटिंग राइड ऑफ कंपटीशन, याद ऐसे होना चाहिए, वहां पे लिखा होना चाहिए गेटिंग राइड ऑफ कंपटीशन। वर्ड तो ये यूज करना होगा, ऐसा ना कंपटीशन नहीं होता है। अब तो याद करवा रहा हूं मैं, लिख के तो ये आऊंगा गेटिंग राइड ऑफ द कंपटीशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये शॉर्टकट तो बनाने पड़ेंगे ना बैठ के सारा दिन। इसके बाद को जेनरिक मर्जर आ गया था ये वाला। इसमें जल्दी बताओ क्या लिखवाया था मैंने को जेनरिक में, को जेनरिक मर्जर, जल्दी बोलो। अब हमें क्या करना है, दो फर्में मर्ज करनी है जो एसोसिएट होंगी किसी ना किसी में रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन में, बिजनेस मार्केटिंग में और टेक्नोलॉजी में। बस यही बात लिखी थी, ये देखो, एसोसिएट इन सम वे जो अदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज है उनका डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डिवर्सिफिकेशन द कॉमन फैक्टर रेफ्रिजरेटर diversifying by the merging another organization having business in kitchen appliance। क्लियर। अगला कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, इसमें क्या कहा था, दो फर्में मर्ज होती हैं जो बिल्कुल अनरिलेटेड तो होती है ईच अदर से। इसे दूसरी लाइन, ये कोई लिंकेज नहीं होती कस्टमर में, ग्रुप्स में, फंक्शन में, टेक्नोलॉजी में। इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में। इसके बाद यहां पर सम डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग होती है रिसो फैक्टर्स के बीच में। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल था, लेकिन बात फिर वही है कि अगर पढ़ेंगे नहीं फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मेरे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है, अलायंस। अगर मैं अलायंस करवा दूं तो मैं इतना तो कह सकता हूं ग्रोथ का टॉपिक खत्म हो गया। मैं स्टेबल स्ट्रेटेजी समझ चुका, ग्रोथ स्ट्रेटेजी समझ चुका। चलो आगे,